हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं सांस फूलने के इलाज के बारे में। अगर किसी का सांस फूलता है, सांस लेने में दिक्कत होता है, तो उसको बोला जाता है अस्थमा। उसको हिंदी भाषा में दमा भी बोला जाता है। जिसको सांस लेने में दिक्कत होता है, जिसको आमतौर पर लोग कहते हैं कि सांस फूल रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो ये क्यों होता है, ये होने का कारण क्या होता है, इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, सारी की सारी दवाइयों के बारे में एक ही वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप सभी लोगों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, और मेरा गारंटी है अगर आप लोग एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो हर एक चीज़ के बारे में, अस्थमा से रिलेटेड, दमा से रिलेटेड, सांस फूलने से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी आप लोगों को A to Z एकदम अच्छे से हो जाएगा। तो कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरी तरह से जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये दमा होता क्या है, ये अस्थमा जो होता है ये होता क्या है। हिंदी में भी बताऊंगा, इंग्लिश में भी बताऊंगा, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहली बात, ये अस्थमा एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें पेशेंट का जो एयरवे होता है, सांस लेने की नली होता है, वो पतला हो जाता है, या फिर वहाँ पर सूजन हो जाता है, या फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा म्यूकस भर जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होता है। तो ये क्या होता है, ए कंडीशन विच ए पर्सन एयरवे बिकम इन्फ्लामेटेड, नैरो, स्वेलिंग, प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस विच मेक इट डिफिकल्ट टू द ब्रीथिंग। मतलब ये ऐसा कंडीशन होता है जिसमें पेशेंट का जो सांस लेने का नली होता है वहाँ पर सूजन हो जाता है, वो नली पतला हो जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा म्यूकस भर जाता है वहाँ पर, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होता है। हिंदी भाषा में जो लोग जानना चाहते हैं एकदम यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग इसको भी समझ सकते हैं। देखिए, जो लोगों को थोड़ा बहुत डाउट हो रहा था वो लोग जान लीजिए कि ये हमारा नॉर्मल लंग है और ये इस तरीके से खुला हुआ होता है। कलर को चेंज करता हूं तब आप लोगों को दिखेगा, ये इस तरह से खुला हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए ये इस तरीके से सिकुड़ गया है तो सांस लेने में दिक्कत होगा ना। क्या आसानी से हम सांस को अंदर और बाहर कर पाएंगे? अगर यहाँ पर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, ये है हमारा नॉर्मल लंग। लेकिन अगर यही मान लीजिए इस तरह से ऐसे सिकुड़ गया है तो जैसे हम यहाँ पर आसानी से सांस को अंदर बाहर कर पा रहे हैं, क्या यहाँ पर भी वैसे ही आसानी से कर पाएंगे? तो ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो इस तरह के पेशेंट को बोला जाता है कि इनको दमा हुआ है, इनको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, और इस तरह के लंग को बोला जाता है कि अस्थमैटिक लंग है, और ये नॉर्मल लंग है। क्योंकि ये नॉर्मल है, एकदम एयरवे जो होता है एकदम खुला हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, सूजन बन गया है, बहुत ज़्यादा म्यूकस भर गया है, एकदम पतला हो गया है एयरवे। तो इस तरह के पेशेंट को बोला जाता है कि इनको सांस फूल रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, अस्थमा के ये पेशेंट हैं। आई होप ये बात आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये दमा का बीमारी होने का कारण क्या होता है, लोगों का सांस फूलने लगता है, सांस फूलने का कारण क्या होता है। देखिए, आप सड़क पर जाते हैं, बहुत ज़्यादा पेट के डेंगर मिलते हैं, मतलब जानवरों के गोबर गिरे रहते हैं, उससे सुगंध हमारे नाकों में जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखे जाते हैं। या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं तो उस तरह के लोगों में भी देखा जाता है कि उनको दमा का प्रॉब्लम हो जाता है। या फिर कभी कभी कुछ दवाइयों के खाने के कारण भी देखा जाता है कि उनको दमा का बीमारी हो जाता है। डस्ट की वजह से, धूल मिट्टी की वजह से कभी कभी देखा जाता है कि पेशेंट को अस्थमा का प्रॉब्लम देखा जा सकता है। केमिकल एंड परफ्यूम की वजह से भी देखा जा सकता है, ये भी एक कारण बन सकता है। एयर पॉल्यूटेंट की वजह से भी देखा जा सकता है। स्मोकिंग, कुछ लोगों का तो जेनेटिक भी होता है कि घर परिवार में अगर किसी को दमा का बीमारी है तो बच्चों में भी वो लक्षण देखा जाता है, ठीक। या फिर अगर मान लीजिए किसी को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है, सांस लेने में इन्फेक्शन हो गया है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का मतलब वो क्या होता है, सांस लेने के नली में अगर इन्फेक्शन हो गया है तब भी देखा जाता है। या फिर कुछ आप भोजन वैसे खाते हैं, सम फूड बेवरेज, तो इसकी वजह से भी देखा जा सकता है। तो दमा का बीमारी होने के एक दो कारण नहीं होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। अब इनमें से कोई भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से पेशेंट को दमा की बीमारी हुआ है। अब देखिए, दमा बीमारी होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं ये भी जान लेते हैं। सीने में दर्द होना, मुँह से सीटी बजना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाना, सोने में दिक्कत। जब हम सांस नहीं ले पाएंगे तो क्या हम आसानी से सो पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं सो पाएंगे। तो नींद भी नहीं लगेगा, सोने में भी दिक्कत होगा, क्योंकि ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग शॉर्टनेस हो गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। तो यही सारे लक्षण देखे जाते हैं। अब देखिए, इसमें जो अगर मान लीजिए किसी को दमा का प्रॉब्लम है तो उसको एक्यूट अस्थमा अटैक भी बोला जाता है। और इस तरह के पेशेंट को अगर मान लीजिए किसी को दमा हो गया है, सांस फूल रहा है, तो उस तरह के पेशेंट को तुरंत रिलीफ कराया जाता है, क्योंकि सांस फूलने लगेगा, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगा, और आप तुरंत रिलीफ नहीं कराएंगे, पेशेंट को तुरंत आराम नहीं कराएंगे तो उसको सांस लेने में दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब तो क्या होगा, पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। तो इसीलिए पेशेंट को तुरंत रिलीफ कराया जाता है, और इस केसेस में पेशेंट को शॉर्ट एक्टिंग बीटा एंटागोनिस्ट का मेडिसिन दिया जाता है। अब देखिए,
इसमें क्या होता है, सॉल्बूटामाल जो होता है और एक होता है लियोसॉल्बूटामाल। इसमें दो तरह के मेडिसिन आते हैं। जो सॉल्बूटामाल होता है ये रेशमिक मिक्सचर होता है जिसमें लीवो एंड डेक्स्ट्रो ये दो चीज़ मिला हुआ रहता है। और एक होता है लीवोसॉल्बूटामाल। लीवो जो होता है ये क्या होता है, ये अधिक होता है पेशेंट का, और सॉल्बूटामाल कम साइड इफेक्ट दिखाता है। तो साइड इफेक्ट की अगर हम बात कर लें तो जो लीवोसॉल्बूटामाल होता है तो इसका साइड इफेक्ट थोड़ा सा अधिक होता है सॉल्बूटामाल की तुलना में। और सॉल्बूटामाल का जो होता है इसका साइड इफेक्ट थोड़ा सा कम होता है, लेकिन पेशेंट को तुरंत रिलीफ कराना है तो इस केसेस में ये दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि देखिए ये है लीवोलिन इनहेलर जिसका साल्ट नेम होता है लियोसॉल्बूटामाल इनहेलर, जो कि 50 mcg का ये होता है, सिप्ला कंपनी का होता है। तो ये इनहेलर होता है जो कि मुंह में इस तरह से लगा करके इसको अंदर की तरफ खींचा जाता है, और खींचने से क्या होता है, जो हमारा एयरवे इस तरह से सिकुड़ गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ये खुल करके नॉर्मल कंडीशन में आने का काम करता है। तो इसका काम क्या होता है, ये सॉल्बूटामाल होता है। देखिए यहाँ पर दोनों दवाइयों का नाम भी लिख दिया हूँ। ये अस्थलीन है जिसका साल्ट नेम होता है सॉल्बूटामाल इनहेलर, और ये लियोसॉल्बूटामाल इनहेलर होता है जो कि लिवोलिन इनहेलर के नाम से ये फेमस होता है। दोनों का काम क्या होता है, दोनों का यही काम होता है, जो हमारा एयरवे इस तरह से सिकुड़ गया है इसको खोल करके नॉर्मल कंडीशन में लाने का काम करता है। सिंपली समझिए कि ये सांस की नली को रिलैक्स करने का काम करता है, डायलेट करने का काम करता है। डायलेट मतलब फैलाने का काम करता है। ये सिकुड़ गया ना तो इसको फैला करके नॉर्मल कंडीशन में ये लाने का इसका काम करता है। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं, क्या सॉल्बूटामाल या फिर लियोसॉल्बूटामाल का कोई साइड इफेक्ट होता है, तो बिल्कुल इनके कभी कभी साइड इफेक्ट भी देखे जाते हैं। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो ये जो होता है बीटा 1 पर भी अपना इफेक्ट दिखाने लगता है, जिससे हमारा हार्ट रेट जो होता है वो बढ़ जाता है। अब आप कहेंगे बीटा 1 पे जब इफेक्ट दिखा रहा है तो हार्ट रेट क्यों बढ़ रहा है, तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा बीटा रिसेप्टर का लोकेशन और उसका एक्शन। कि बीटा रिसेप्टर जो होते हैं, बीटा रिसेप्टर में देखिए बीटा 1 रिसेप्टर होता है, बीटा 2 रिसेप्टर होता है, बीटा 3 रिसेप्टर होता है। तो अगर कोई भी दवा बीटा 1 पर अपना असर दिखाएगा तो उसका असर हमारे हार्ट के ऊपर होगा। कोई भी दवा अगर मान लीजिए बीटा 2 रिसेप्टर के ऊपर अपना अफेक्ट दिखा रहा है तो वो स्मूथ मसल्स के ऊपर अफेक्ट करेगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए कोई भी दवा बीटा 3 रिसेप्टर के ऊपर अपना असर दिखा रहा है तो वो एडिपोज टिश्यू के ऊपर अपना अफेक्ट दिखाएगा, जिसके वजह से लाइपोलाइसिस इंक्रीज हो सकता है। अगर 2 पे दिखाएगा तो स्मूथ मसल्स में रिलैक्सेशन देखा जाएगा, और अगर बीटा 1 पर असर दिखाएगा तो इसी वजह से कहें कि ये हार्ट पर असर दिखाएगा, जिसकी वजह से हार्ट रेट क्या हो सकता है, ऑटोमेटिकली ये बढ़ सकता है। ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अभी तक मैंने आप लोगों को केवल और केवल 2 दवाइयों के बारे में बताएं। अगर किसी का सांस फूल रहा है तो आप सॉल्बूटामाल या फिर अस्थलीन इनहेलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह पर आप लिवोलिन इनहेलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका वही काम होता है कि ये हमारे एयरवे को खोलने का काम करते हैं। इसी तरह से इनका साइड इफेक्ट भी मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। अब देखिए अगले मेडिसिन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जो कि है एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन। अब देखिए एंटीकोलिनर्जिक जो होता है इसमें आता है, एक होता है आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड मेडिसिन। ये एक प्रकार का शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन होता है जो कि ये तुरंत काम में आता है, आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड मेडिसिन। तो ये देखिए आपका है, ये ड्यूलिन फोर्ट के नाम से फेमस होता है। ये नाम इसका बहुत ज़्यादा फेमस होता है, ड्यूलिन फोर्ट, जिसमें पाया जाता है आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड लियोसॉल्बूटामाल सल्फेट, जो कि पाउडर के फॉर्मेट में ये इन्हेलेशन होता है, जो कि इसको नाकों के रास्ते से मुंह के रास्ते से इसको तेज़ी से खींचा जाता है। समझ गए आप लोग। इसी तरह से एक और भी होता है, ये शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन होता है जो कि तुरंत हमारे एयरवे को खोलने का काम करता है। इसी तरह से एक होता है ट्रायोट्रोपियम ब्रोमाइड। ये जो होता है लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन होता है, और ये काफ़ी देर तक यूज में आता है और लंबी समय तक ये दवा अपना असर दिखाता है। जैसे कि ये देखिए है टायोडेक्स कैप्सूल, जिसका साल्ट नेम है टायोट्रोपियम ब्रोमाइड पाउडर फॉर इनहेलेशन, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये इनहेलर होता है। समझ में आ गया इनका मेन काम क्या होता है। इन दोनों दवाइयों का मेन यही काम होता है कि रेस्पिरेटरी का मतलब होता है सांस लेने वाला, और ट्रैक का मतलब क्या होता है, रास्ता। तो इसके सांस लेने वाले रास्ते के अपर वे को ये ओपन करने का काम करता है। जो ऊपर ये सिकुड़ गया है इस तरह से, कलर को चेंज कर दूं, थोड़ा सा ब्लैक कलर कर देता हूं, ठीक। तो ये जो ऊपर का है, ये जो इस तरह से सिकुड़ गया है, तो इसको ये खोल करके नॉर्मल कंडीशन में लाने का ये काम करता है। ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब ड्यूलिन बताएं आप लोगों को, और एक बताएं हैं एस्थलीन इनहेलर। इनका डोज क्या होता है, इनका डोज होता है मैक्सिमम 4 पफ पर डे। 1 पफ में 200 mcg होता है, तो मैक्सिमम 4 पफ आप इस्तेमाल कर सकते हैं पर डे में, ठीक। अब आप कहेंगे पफ का मतलब क्या होता है, तो देखिए इसमें कितना पफ होता है, पहले आपको बताएं इतने mcg।
ये 50 mg/cg का है। ठीक, तो इसी हिसाब से आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि कितने पफ आप इसको इस्तेमाल करेंगे। और ये देखिए जो आपका एस्टेलिन है ये 100 mg का है। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है डोज में, डोज आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए, एक पफ में 200 mg होता है। तो जो आपको बताएं कि 100 mg है और 4 पफ आप पर डे इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब 200 × 4, मतलब आप 800 mg तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक पफ में 200 mg होता है और मैक्सिमम 4 पफ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 200 × 4 कर लीजिए, उतना पफ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इतनी mg तक। ठीक, ये इनका डोज होता है, दोनों का डोज होता है, आप इसको समझ सकते हैं। डोज इसी तरीके से होता है। अब देखिए आपको बताने जा रहा हूँ नेबुलाइजर के बारे में। कभी कभी सांस लेने में दिक्कत होता है, तो एक आता है ड्यूलिन और एक आता है ब्यूडकोट के नाम से। ठीक, जिसको भर के नेबुलाइजर में डाल करके लगा करके नेबुलाइजर को चालू करके और अंदर तेज़ी से खींचा जाता है, जिससे जो हमारा एयरवे इस तरीके से सिकुड़ गया है वो नॉर्मल कंडीशन में इस तरह से खुल जाए। इसीलिए नेबुलाइजर को लगाया जाता है। और पेशेंट का जब कंडीशन ज़्यादा खराब रहता है तो उस कंडीशन में ब्यूडकोट या फिर ड्यूलिन के इन्हेलर का इस्तेमाल किया जाता है और इसको नेबुलाइजर की मदद से इसको लगाया जाता है और पेशेंट को आराम दिलवाया जाता है। ये जो होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, कार्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन भी होते हैं। अब कार्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन में, इन मेडिसिन के अंत में सोन आता है। अब वो तो बातें हो गई खत्म। अब आपको इसी तरह से कुछ और भी दवाइयों के बारे में बताने जा रहे हैं, जैसे कि कुछ कार्टिकोस्टेरॉइड के मेडिसिन के बारे में बता रहा हूँ। तो इन मेडिसिन को पहचानने के लिए आप देखेंगे कि इन दवाइयों के लास्ट में सोन आता है। जैसे कि अब आपको बताता हूँ सोन कैसे जाएगा। जैसे कि देखिए हाइड्रोकार्टिकोसोन, अभी और बताऊंगा, लेकिन पहला मेडिसिन समझिए, ये क्या आता है, सोन आता है। और ये जो मेडिसिन होते हैं एक प्रकार के एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन होती हैं। एंटी का मतलब क्या होता है, अपोजिट काम करना, इन्फ्लामेटरी का मतलब होता है सूजन। तो यहाँ पर देखिए इतना स्वेलिंग हो गया है कि एकदम सिकुड़ गया है। और ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो सांस लेने की नली होता है, इसके इन्फ्लामेशन को, या फिर बहुत ज़्यादा म्यूकस भर गया है जिसकी वजह से हमारा सांस का नली सिकुड़ गया है, तो उसको ये क्या करता है, हटाने का काम करता है और खोल करके इसको नॉर्मल कंडीशन में लाने का ये काम करता है कार्टिकोस्टेरॉइड के क्लास के मेडिसिन। अब कार्टिकोस्टेरॉइड के क्लास के मेडिसिन में सबसे पहला जो मेडिसिन आता है दोस्तों, वो आता है हाइड्रोकार्टिकोसोन। जैसे कि ये देखिए है हाइड्रोकार्टिकोसोन मेडिसिन, जो कि ये हाइड्रोसिन 100 के नाम से फेमस होता है। इनका काम क्या होता है, सबसे पहली बात, ये जो दवा होता है अपना असर 8 से 12 घंटे तक दिखाता है, जो कि 1 से 2 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर दिया जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति 60 किलोग्राम का है और उसको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, बहुत ज़्यादा अस्थमा का प्रॉब्लम है, तो उसको आप 60 से लेकर के 120 mg तक दे सकते हैं। समझ में आया ना आप लोगों को, जिसका असर होता है 8 से 12 घंटे तक। इसी तरह से ये तो शॉर्ट एक्टिंग का मेडिसिन होता है। एक होता है इंटरमीडिएट के मेडिसिन, जैसे कि प्रेडनिसोलोन या फिर कह सकते हैं वाइसलोन मेडिसिन। प्रेडनिसोलोन या फिर वाइसलोन टैबलेट जो होता है दोस्तों, इसका असर 12 से लेकर के 36 घंटे तक रहता है। ये जो दवाइयाँ होती हैं, अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो 5 से लेकर के 60 mg तक प्रतिदिन इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ये प्रेडनिसोल के नाम से जाना जाता है। समझ गए आप लोग। तो ये बातें हो गई प्रेडनिसोलोन टैबलेट के बारे में। अब बात करते हैं ये दवा अपना असर कितनी देर तक दिखाता है, 12 से 36 घंटे तक। लेकिन एक लॉन्ग एक्टिंग का भी मेडिसिन होता है जिसका नाम होता है डेक्सोमेथासोन, जो कि ये ड्यूरिंग एक्शन इसका होता है 36 से 72 घंटे तक। ये दवा अपना असर बहुत देर तक दिखाता है, जो कि डेक्सोना के नाम से फेमस होता है। अगर हम बात करें इनका डोज क्या होता है, तो 0 से 3 mg से लेकर के 0.6 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर इन दवा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन होता है जिसका असर लंबे समय तक होता है। इसी तरीके से डेरिफाइलिन का इंजेक्शन भी आता है, जो कि इस केसेस में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये माना जाता है। डेरिफाइलिन एंड इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन। ठीक, डेरिफाइलिन में 2 चीज़ मिले हुए रहते हैं, एक इटोफाइलिन और एक थियोफाइलिन। ये 2 चीज़ मिलकर के आपका बना हुआ है डेरिफाइलिन इंजेक्शन, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये माना जाता है। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं इनका डोज क्या होता है डेरिफाइलिन इंजेक्शन का। तो एक एम्पूल में 2 ml होता है, जिसको IV रूट से भी लगाया जा सकता है और IM रूट से भी लगाया जा सकता है। अगर हम बात करें कि पेशेंट का कंडीशन ज़्यादा खराब है, हाईली रिक्वायरमेंट है, कंडीशन ठीक नहीं हो रहा है, तो इसको रिपीट भी किया जा सकता है। इसका सेकेंड डोज भी दिया जा सकता है, जब ज़्यादा ज़रूरत होता है तभी लेकिन दिया जाता है। 6 से 8 घंटे के बाद आप दोबारा भी इस इंजेक्शन को दे सकते हैं, लेकिन जब ज़्यादा ज़रूरत होता है, पेशेंट को आराम नहीं मिलता है, हाईली रिक्वायरमेंट होता है, तब उस कंडीशन में इसको रिपीट किया जाता है। आई होप ये भी बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करते हैं डेरिफाइलिन इंजेक्शन का काम क्या होता है, तो सिंपल रूप से समझिए, जो ब्रोंकियोडायलेटर, जो ब्रोंकाई हमारा इस तरह से एयरवे सिकुड़ गया है, उसको ये खोल करके और नॉर्मल कंडीशन में ये लाने का काम करता है, जिससे हमारा सांस अंदर और बाहर आसानी से हो सके। ये बात समझ में आया ना आप लोगों को। तो आई होप आप सभी लोगों को ये सारी की सारी बात एकदम अच्छे से
समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया हो तो सभी लोग सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में आएंगे और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपका कमेंट ही दिखता है यहाँ पर। ऑनलाइन क्लास में आप लोग तो दिखेंगे नहीं, आपका केवल कमेंट दिखेगा और आपके हर एक कमेंट से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है। तो कोशिश करना कि आप लोग कमेंट जरूर करके बताना कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। एक बात और जाने से पहले, अगर आप लोग हमसे पर्सनली इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। ये सोपी सर्च करोगे तो नहीं मिलेगा, सपोर्टिंग आप फार्मेसी पूरा सर्च करोगे तुरंत आप लोगों को मिल जाएगा। आप वहां पर हमें फॉलो करके और आप सभी लोग हमसे वहां पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।